वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का। उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। ओके, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल, जो कि हमारे फिजिक्स के लिए हमें आगे जाके यूज़ होने वाला है और 12th क्लास में भी आपको वो यूज़ होगा। ठीक है, तो हम जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना ही लेने वाले हैं। इसके आगे का यानी बहुत डिटेल में डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल आप मैथ्स में क्लास में भी आपको हो जाएगा। तो हम हमारे फिजिक्स में जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव हम किस लिए यूज करते हैं? हम ये डेरिवेटिव इसलिए यूज करते हैं, यानी जो भी हमारी क्वांटिटीज है, जो हमारे स्मॉल क्वांटिटीज और स्मॉल चेंजेस, हम उसे कैलकुलेट करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? इट इज यूज टू कैलकुलेट स्मॉल quantities or changes. It is used to calculate small quantities or changes. जैसे अब हमारे इसके बाद हम चैप्टर लेने वाले काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अगर आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में बोलते हैं कि डेरिवेटिव सॉल्व करो, तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे अगर बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी गई है, ठीक है, गिवन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो टाइम आपको दिया रहेगा वो रहेगा इंस्टेंट यानी स्मॉल दिया जाएगा। ठीक है, जो स्मॉल टाइम दिया जाएगा वहां पर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज अगर स्मॉल क्वांटिटी में है या स्मॉल चेंजेस है उसमें, ठीक है, तो वहां पे हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। जैसे अगर डेरिवेटिव का सिंबल देखा जाए तो डेरिवेटिव का सिंबल होता है dy बाय dx। ठीक है, ये y डिपेंड होता है। ठीक है, ये y का हम डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, मीन्स यहाँ क्या कितना करना पड़ेगा? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्टिव x। ठीक है, हम इस y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्टिव x। ऐसे ही हम लिख सकते हैं dy ऑफ dt। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्टिव t। मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्टिव, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ विथ रिस्पेक्टिव t। ठीक है, ऐसे ही आपको दे सकते हैं dy बाय dz। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्टिव z। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम dx बाय dy। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्टिव y। और एक एग्जांपल ले सकते हैं dx अपॉन dz, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्टिव z। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का सिंबल। तो ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव को। इसके बाद हम फर्स्ट रूल देखेंगे जो बेसिक है। बेसिक रूल देखेंगे डेरिवेटिव का। हमारा जो फर्स्ट रूल है, जो बेसिक रूल है डेरिवेटिव का, वो ऐसा है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर है। ठीक है, तो आप इसका रूल का आंसर ऐसा होता है, जो भी आपका पावर होता है उसे हम वेरिएबल के पहले ले लेते हैं। ठीक है, उसे हम पहले ले लेते हैं। तो n, दिस इज द पावर ऑफ वेरिएबल। ये x आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, उसका पावर है n, उसको हम पहले लेते हैं और उसके बाद जो भी आपका पावर हो गया उससे एक डिक्रीज करते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं 1, यानी x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया डेरिवेटिव में क्या करना है? डेरिवेटिव में करना है
कि जो भी पावर है उससे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है और वो पावर को 1 से कम करना है। समझ गए इतनी बात। इसके बाद अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, वो लेते हैं x टू द पावर 3। ठीक है, x टू द पावर 3 अगर लिया तो क्या करोगे, ये 3 कहाँ आएगा, वेरिएबल के पहले मीन्स 3 इंटू x टू द पावर 1 से कम मीन्स 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। गेटिंग। और एक एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव dx इंटू x टू द पावर 7 लेते हैं। चलो क्या होता है x टू द पावर 7, 7 इंटू x टू द पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस क्या हो गया 1 मीन्स 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं डेरिवेटिव x टू द पावर 16, 16। ठीक है, तो इसका क्या हो गया 16 इंटू एक्स टू द पावर 15, x से कम हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर, क्या लेना है, कोई भी एक नंबर बता दीजिए। ओके 12, क्या आएगा इसका 12 इंटू एक्स टू द पावर 11। समझ आ गया। अब मैं आपको एक बताती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x, इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, ठीक है, यानी कि 1 होता है। ओके, मीन्स क्या होगा, ये 1 इधर आ गया इंटू x, तो इसका x से कम होता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 1। ओके, 1 इसका क्या है आंसर है। 1 माइनस 0 मीन्स x का पावर 0 गया, नहीं टर्म पूरी होगी तो 1 इंटू 0 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करती हूँ। कॉम्प्लिकेटेड यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखती हूँ उसमें, जो हमने ये लिया था। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, d अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। क्या होगा इसका, अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, डेरिवेटिव में कभी भी न्यूमरेटर ही होता है, यानी न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर का कभी डेरिवेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, और मैंने बोला था कि वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वेरिएबल न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो मैं इसे करती हूँ अभी न्यूमरेटर में। अगर मैंने इसको न्यूमरेटर में अपर साइड शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा निगेटिव मीन्स -4। ठीक है, -4 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ऐसे ही सॉल्व करो, जैसे उसकी जो वेरिएबल की जो पावर है पहले ले लो मीन्स -4, और वो क्या हो जाएगा पावर, ये पावर क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, यानी x टू द पावर -4 -1। ओके, देन -4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज ग्रेटर और मीन्स -5। ठीक है, और अब जो ये डेरिवेटिव है इसे हम फिर से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लाते हैं तो वो क्या होता है पॉजिटिव मीन्स -4 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5। ठीक है, समझ आ गया इतना। और एक वैल्यू लेते हैं, कौन सी वैल्यू लेनी है, और एक वैल्यू लेते हैं। चलो, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 लेते हैं। बताओ क्या होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं होता है, उसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। अगर इसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स टू द पावर -7। ओके, एक्स टू द पावर -7 अगर इसका डेरिवेटिव सॉल्व करो तो -7 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा
वेरिएबल के पहले, और वेरिएबल का पावर x से कम मीन्स x टू द पावर -7 -1 -7 माइनस माइनस प्लस ये 7 एज इट इज इनटू x माइनस माइनस प्लस मीन्स 7 8 इनटू माइनस। ठीक है, इसे हम फिर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे मीन्स -7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 8। ठीक है, इतना समझ आ गया? ओके, अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव देखते हैं अब हम, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट। ठीक है, क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x? क्या होगा डेरिवेटिव अंडर रूट यानी पावर ऑफ हाफ मीन्स अंडर रूट। ओके, तो इसका पावर अगर हाफ लिया तो ये होगा हमारा अंडर रूट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करो, हाफ पहले आ जाएगा। ठीक है, x टू द पावर का -1। ठीक है, ये हाफ एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1। ओके, मीन्स x टू द पावर -1/2। ठीक है, x टू द पावर -1/2, तो इसे हम फिर से डिनोमिनेटर में ले लेंगे। अगर हम इसे फिर से डिनोमिनेटर में लेते हैं तो इसका क्या होगा हाफ। अगर इसे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं इस पूरे टर्म को, वेरिएबल को, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी x टू द पावर हाफ। ठीक है, x टू द पावर हाफ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर हाफ मीन्स अंडर रूट ऑफ x, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x का आंसर आता है 1/2 इंटू अंडर रूट x। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट हम k से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी हमेशा 0 आती है। क्या आती है उसकी वैल्यू? हमेशा आपकी 0, यानी आपके पास सिर्फ कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव में आपके पास नंबर है सिर्फ और वेरिएबल नहीं है, तो उसका आंसर आपका 0 आता है। वो कैसे? अगर मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 4 है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अब हम इसे लिखेंगे डेरिवेटिव, मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। ओके, एक्स टू द पावर 0 मीन्स 0, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर का आंसर आता है, अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर का अगर आपने डेरिवेटिव किया उसका आंसर आता है आपका 0। जैसे आप चाहे 10 ले लो, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 10 टू द पावर x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप चाहे 20 ले लो, इज इक्वल्स टू 0। आप 100 ले लो, इज इक्वल्स टू 0। 100 5000 10,000 1 लाख ले लो आप। ठीक है, अगर कांस्टेंट अकेला है आपके पास तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएट। अब क्या देखते हैं हम? डिफरेंशिएशन। हम उतना ही देख रहे हैं जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा हम बेसिक लेंगे डेरिवेटिव इंटीग्रल का, उससे ज़्यादा आप मैथ्स के क्लास में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर साथ साथ में कुछ आता है अलग, इससे ज़्यादा कुछ अलग, तो वो मैं तभी के तभी आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी देखते हैं डिफरेंशिएट।
डिफरेंशिएशन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ओके, मैंने आपको अभी बताया कि डेरिवेटिव किसका होता है, सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमें 0 लेनी है, यानी अकेला कांस्टेंट हमारे पास है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। बट अगर हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल हमारे पास एक आधे न्यूमेरिकल एक आधे गिवन डेटा में दोनों साथ में है, तो हमें उसमें से कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर निकाल देना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि सिर्फ डेरिवेटिव हम वेरिएबल का होता है, ठीक है, हम सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है हमेशा। बट अगर हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर ये दोनों एक ही न्यूमेरिकल में अगर आते हैं तो उसमें से जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हम डेरिवेटिव के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। डेरिवेटिव ऑफ 5x⁴, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मीन्स ये 5 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट नंबर और ये x⁴ है वेरिएबल, दोनों साथ में है। मैंने अभी बोला अगर एक आधे न्यूमेरिकल में दोनों साथ में होते हैं तो कांस्टेंट हम डेरिवेटिव के बाहर करते हैं, मीन्स 5 डेरिवेटिव ऑफ x⁴, ठीक है। अब जैसे हमने ये इसका इतना तो हमने पहले ही देखा था, इसके पहले, तो इजीली आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या करोगे, 5 डेरिवेटिव ऑफ x⁴ का क्या होगा 4, ठीक है। पावर पहले लिख देते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पावर से एक कम होता है, मीन्स x⁴, ठीक है। 5 × 4 20 x⁴, ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 10x⁵, ठीक है। क्या करोगे इसका 10 बाहर, डेरिवेटिव किसका करोगे, यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। 10 एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव आएगा आपका 3x², ठीक है, पावर से मल्टीप्लाई और पावर 1 से कम, 10 × 3 यानी 30x², ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और एक एग्जांपल जो मैं लेती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 20x⁵, ठीक है। क्या होगा इसका 20 बाहर, डेरिवेटिव होगा x⁵ का, मीन्स 20 × 5x⁴, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100x⁴, ठीक है, इतना समझ गए। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आप लोग वो सॉल्व करना, ठीक है। मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोग जो पहले आंसर देगा, ठीक है, उसे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले जो देगा, ओके। लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर सॉल्व करो, ओके। डेरिवेटिव 4x³ प्लस 5x4 प्लस 10, करो सॉल्व। चलो बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉल्व करना चाहिए आप लोगों ने। चलो बताओ आंसर क्या आया, बताओ 12x² प्लस 20x³, यस। कैसे किया, चलो बाकी के लोगों को बता देते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया एक एक टर्म का, तो सबसे पहले इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 एज इट इज डेरिवेटिव के बाहर, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम x³ का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ x³, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देती हूँ।
यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से 5 बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, x टू द पावर 4 का, और ये +10 सिंगल कांस्टेंट है। ओके, सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ओके, देन 4 एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, 0 है तो 0 ही रहेगा। ओके, बताओ क्या होगा यहाँ पे, अब जल्दी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 मीन्स 20x क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं इंटीग्रल। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रल यानी हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए हमें इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटीज है, वो भी लार्ज नंबर में, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रल का यूज करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट यानी हमने डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन किया था और जो पावर था उसको 1 से कम किया था, यहाँ इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे और जो पावर है उसे 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल यानी इट इज यूज टू कैलकुलेट variable quantities which is large in number। जो वेरिएबल क्वांटिटीज लार्ज नंबर में है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रल यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ओके, इसकी ये वाली बाउंड्रीज है x1 और ये दूसरी है x2, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, ये इतना वेरिएबल है तो मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करती हूँ। ठीक है, ये होगी हमारी स्मॉल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है dx। ओके, थिकनेस होगी इसकी dx मीन्स ब्रेड्थ हो गई dx और इसकी लेंथ है हमारे पास y। तो मैं अब इसका, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है, तो अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ब्रेड्थ इनटू लेंथ, ब्रेड्थ है dx और लेंथ है y, मीन्स एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया इज इक्वल्स टू y इनटू dx। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूंगी तो मैं, अगर मुझे इसका पूरा इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मीन्स क्या, समेशन, जो हम इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे जो भी मैं इंटीग्रेशन करूंगी वो इन बिटवीन होगा x1 एंड x2 के बीच में। ठीक है, यानी उसकी लिमिट्स होंगे x1 एंड x2, जो भी समेशन होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज द सिंबल। ओके, अगर इसका इंटीग्रेशन मैं y इंटू dx करती हूँ तो ये y डिपेंड होता है ये dx पर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्टिव dx। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ z विथ रिस्पेक्टिव dx, इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्टिव y। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्टिव dz।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्टिव dz। ओके, और इसका हमारे पास अगर फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन का फंक्शन मींस इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू dx, ये f ऑफ x यानी हो गया फंक्शन इंटीग्रेशन का, और ये f ऑफ x होता है विद रिस्पेक्टिव dx, तो हम इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, मींस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन विद रिस्पेक्टिव dx, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन विद रिस्पेक्टिव dx, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस समेशन, जो इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बेसिक दो टाइप्स होते हैं। ओके, इंटीग्रेशन के बेसिक दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप होता है इनडेफिनाइट और दूसरा होता है डेफिनाइट। कितने टाइप्स होते हैं इंटीग्रल के? दो टाइप होते हैं, एक होता है इनडेफिनाइट और दूसरा होता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट में क्या होता है और डेफिनाइट में क्या होता है वो देख लो। इनडेफिनाइट में क्या होता है, इंटीग्रेशन सम फंक्शन विथ रिस्पेक्टिव dx। ओके, और डेफिनाइट में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन विथ रिस्पेक्टिव dx, बट इस इंटीग्रेशन को लिमिट होती है, जैसे a एंड b ले लो। ठीक है, मींस इनडेफिनाइट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, जहां पे गिवन में लिमिट नहीं होती, नॉट गिवन लिमिट इज कॉल्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रल, और जहां हमें लिमिट दी होती है उसे बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। ठीक है, गेटिंग? अब हम कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं इंटीग्रल के। ठीक है, बेसिक रूल्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू dx। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डेरिवेटिव में हमने मल्टीप्लाई किया था पावर से और पावर को एक से डिक्रीज किया था, बट हम यहाँ पे इंटीग्रल में पावर को एक से इंक्रीज करेंगे और जो इंक्रीज किया हुआ पावर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मींस क्या करेंगे इसे, बोलो जल्दी। हाँ, x टू द पावर n प्लस 1 पावर x से इंक्रीज किया और जो इंक्रीज किया हुआ पावर है उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एक बात, इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, अगर हमें लिमिट्स नहीं दी होती है तो हमें प्लस कांस्टेंट c करना पड़ता है, मींस जो भी आपका आंसर आएगा उसे हम कांस्टेंट c करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये करते हैं इनडेफिनाइट में क्योंकि वहां हमारे पास लिमिट्स नहीं होती है। डेफिनाइट में जैसे हमारे पास लिमिट्स होती है तो हम वहां पे कांस्टेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट c करेंगे। ठीक है, अनदर एग्जांपल लेना चाहूंगी मैं, x टू द पावर 5 इंटू dx। क्या होगा इसका, बोलो। x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर बोलो 13 लेते हैं। ओके, dx क्या होगा, बोलो जल्दी। x टू द पावर 13 प्लस 1 प्लस करते हैं और जो पावर इंक्रीज किया है उससे डिवाइड करते हैं, मींस x टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस c। यहाँ पे भी प्लस c आएगा कांस्टेंट। ओके, लिमिट्स नहीं है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल लिमिट्स नहीं है, यानी देखना नहीं है इंडेफिनाइट है, इंडेफिनाइट है मींस कांस्टेंट c लगेगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट c। ओके, इसके बाद हम लेते हैं इंटीग्रल x इंटू dx। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, ये एग्जांपल लिया है मैंने, देखो यहाँ पे x इंटू dx, इंटीग्रल x इंटू dx मीन्स क्या होगा, x से बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है मीन्स 1 है,
ठीक है। अगर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट सी। ओके, समझ आ गया। इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंटीग्रल 7 इंटू dx। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है, ठीक है, फिर से हमारे पास वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रल भी 0 ही नहीं आता है, ठीक है, 0 नहीं आता है। सिर्फ डेरिवेटिव में कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रल 7 क्या करते हैं हम, कांस्टेंट वाला तो मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ x टू द पावर 0 से, ठीक है। x टू द पावर 0 से कर रहे हो आप लोग, मीन्स क्या होगा यहाँ पे इंटू dx, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो क्या होगा यहाँ पे 0 है मीन्स x से बढ़ेगा, ठीक है ना। मीन्स ये 7 बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, 7 अगर बाहर ले लिया तो क्या होगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, मीन्स x टू द पावर 1 प्लस c कांस्टेंट c। ओके, मीन्स 7x प्लस c, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखनी है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट नंबर आता है और उसके साथ जो भी विथ रिस्पेक्टिव होता है उसका ही प्लस, मीन्स जो भी नंबर आता है, जैसे यहाँ पे अगर x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास y है, तो इसका आंसर क्या आएगा 7y प्लस c, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लो देखो बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान दो। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन 7 dy। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, नहीं 7 तो बाहर ले लेते हैं, 7 इंटीग्रेशन, चलो साथ में कर देंगे, तो पूरा ही कर देती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे किया था तो कंफ्यूज हो जाएगा। 7 इंटीग्रेशन 7 इंटू y ऑफ 0, ठीक है, y ऑफ 0 इंटू dy, नहीं इसका लिख दिया ना y ऑफ 0। ओके, यानी 7y ऑफ 0 क्या, ओके y 7y प्लस c। अगर इसका लेते हैं इंटीग्रेशन 7 dt, तो क्या करोगे 7 dt का क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन 7 t टू द पावर 0 मीन्स 7t प्लस c। ऐसे ही अगर आप z का करते हो, ऐसे ही अगर आप z का करते हो इंटू dz, तो क्या होगा इंटीग्रेशन 7 इंटू z टू द पावर 0 मीन्स 7z प्लस c। मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, आपको समझ में आया था, मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था कैसा आया था, ठीक है। क्या करोगे 0, मैं देखो बताती हूँ फिर से, 7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 यानी क्या होगा आपका x से बढ़ेगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ओके, 0 प्लस 1 यानी z का पावर हो गया 1, 7 इंटू z टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 7z प्लस कांस्टेंट, लिमिट नहीं है इसलिए कांस्टेंट c, यानी 7z प्लस c। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, हम इंटीग्रेशन निकालते हैं अंडर रूट ऑफ x का। अब इतना समझ में आया सबको, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x इंटू dx। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x मीन्स x टू द पावर हाफ इंटू dx, ठीक है, x टू द पावर हाफ है
अब इंटीग्रेशन सॉल्व करो इसका, क्या होगा, पावर x से इंक्रीज हो जाएगा और नीचे भी वही पावर आएगा, ठीक है। क्या होगा इसका, क्या होगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 + 1 3 मीन्स 3/2 मीन्स x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, ठीक है। अब इसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक है। देखो मीन्स इंटीग्रेशन 1/√x इंटू dx, इसका क्या होगा, अब फिर से यही बात ध्यान में रखनी है आपको कि न्यूमरेटर का ही सिर्फ इंटीग्रल होता है, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं होता है तो ये डिनोमिनेटर हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर हम ये ऊपर शिफ्ट करते हैं, सबसे पहले देख लो इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो ये होता है ½ इंटू dx, ठीक है। अब हम इससे ऊपर शिफ्ट करते हैं, यानी x टू द पावर -½ इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या आएगा, x टू द पावर -½ का इंटीग्रेशन 1 से बढ़ जाएगा और उसी से हम डिवाइड करेंगे, यानी x टू द पावर -½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -½ प्लस 1। अब -½ एंड प्लस 1 क्या होता है, -½ प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, -½ कैसे होता है, 2 1 जा 2 -1 प्लस 2 कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका x टू द पावर -½ डिवाइडेड बाय -½ और क्या था हमारे पास, लिमिट्स नहीं थे इसलिए प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देती हूँ, वो सॉल्व करके बताऊंगा, अच्छा आप लोग बताओगे अब आंसर, ठीक है। चलो लिखो, इंटीग्रेशन 4x³ प्लस 5x प्लस 10 इंटू dx, चलो सॉल्व करो इसे, चलो जल्दी विदिन 20-30 सेकेंड सॉल्व करना है आप लोगों को। क्या है आंसर, किसी का नहीं आया, बताओ जल्दी, ओके ध्यान दो, मैं ही सॉल्व करके बताती हूँ। क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन से पावर को 1 से इंक्रीज करना है, वही उससे डिवाइड करना है। चलो देखो 4 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, x³ का इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, प्लस ये 5 इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, x का इंटीग्रल क्या होगा, कुछ पावर नहीं मीन्स 1 है और प्लस 1 ऐड करेंगे यानी स्क्वायर और उससे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 x टू द पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है डिवाइडेड बाय 1 होगा, ठीक है। प्लस क्या करना है c, ओके। अब क्या होगा, ये 4 4 कैंसल मीन्स x टू द पावर 4 प्लस 5x² बाय 2 प्लस 10x 1 है तो लिखती नहीं है हम, प्लस c, ओके। समझ आया, ये आया सबका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रल। अब हम देखते हैं डेफिनाइट, अब हम देखते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनाइट इंटीग्रल में मैंने आपको पहले ही बोला था, फंक्शन इंटीग्रेशन का जो भी फंक्शन होता है उसे लिमिट रहते हैं, मींस इंटीग्रेशन सम ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx और इसे रहते हैं लिमिट्स, ये विद इन लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका अब हम एग्जांपल देते हैं,
लिमिट्स को आपको क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ, आप सुन लीजिए फिर एग्जांपल लेते हैं। लिमिट्स को क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी यानी ये जो भी आपका x होता है उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले आप कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सबसे पहले आप अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फिर लोअर मीन्स अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ फिर आपको समझ में आएगा क्लियरली। ओके चलो हम लेते हैं इंटीग्रेशन 1 ऑफ 4 लिमिट x स्क्वायर इंटू dx। बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसे लिमिट जो दिए थे 1 to 4 तो हम इसे लिमिट्स लगाएंगे यानी 1 to 4। ओके अब सबसे पहले मैंने क्या बोला इस x के जगह हमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर एंड देन लोअर। तो मीन्स क्या होगा यहाँ पे 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके ठीक है सॉल्व करें फिर इसे। 4 का क्यूब 64 बाय 3, 1 का क्यूब 1 बाय 3, 64 माइनस 1 63 बाय 3। ओके समझ गए। अनदर एग्जांपल लेते हैं और एक, ठीक है चलो बताओ इंटीग्रेशन 2 of 5 into 5x into dx करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे इसे, यहाँ पे कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, ठीक है ध्यान दो इधर देखो कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेना है। ये लो मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। फिर इंटीग्रेशन है 2 to 5 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब इस x का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है 5 एज इट इज। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो वो 1 और प्लस 1 करूंगी। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन के लिमिट क्या है हमारे पास 2 to 5, ठीक है इंटीग्रेशन के लिमिट है तो कॉन्स्टेंसी नहीं लगाना है। ओके अब मैं क्या करूंगी ये x में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या होता है 5 एज इट इज ये वाला। अब मैं इस 5 ये सब्स्टिट्यूट करूंगी 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये 5 का क्या है मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है तो 5 का स्क्वायर माइनस बाद में क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2। 25 माइनस 4 कितना होता है 21 डिवाइडेड बाय 2। 21 इंटू 5 105 डिवाइडेड बाय 2। गेटिंग समझ गए। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 4x क्यूब इंटू dx। चलो करो सॉल्व, बताओ जल्दी क्या आएगा आंसर। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, किसका आंसर आया चलो ध्यान दो फिर इधर। ओके ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर 4। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 to 2 x क्यूब, ये लिमिट लगाए 1 to 2 x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4 एज इट इज। x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। लिमिट्स क्या है 1 to 2। ओके अब क्या होगा 4 एज इट इज, ये 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट मींस x टू द 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 टू द पावर
4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 और 1 लिमिट्स है, इसलिए 2 और 1 शिफ्ट किया, यानी 4, 2 टू टू द पावर 4 कितना होता है। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 4 करेंगे क्या हम, नहीं, तो उसके पहले क्या करेंगे, ये 4 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, पूरा 4 4 कैंसिल हो जाता है। तो क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4 है हमारे पास और 1 टू द पावर 4 है। 2 टू द पावर 4 मीन्स कितना होता है, 16 और 1 टू द पावर 4 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 15। सो आंसर इज 15। हमारा आंसर क्या हो गया, 15, ठीक है। समझ आ गया पूरा आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रल, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम देखेंगे, जो हमें फिजिक्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जिससे हम बड़े बड़े कैलकुलेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं लॉगरिथम। ओके, थैंक यू।